प्रकृति माने, प्रकृति बोलने से ज्यादा समझ नहीं आएगा। प्रकृति माने जैसे वात पित्त कफ, ये माने हम लोगों ने माने सुना होगा, या जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं वो सब कभी ना कभी सुने होंगे वात पित्त कफ के बारे में। तो ये वात पित्त कफ आया कहाँ से, या इसके बारे में पूरी जानकारी, आज टाइम ज्यादा है तो आज मैं पूरा जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि इसमें ये होता क्या चीज है, कैसे हमारे शरीर के लिए काम करता है। और अगर इस बात को अगर कोई समझ जाए, या आज का जो क्लास है माने इसमें अगर कोई इस क्लास को पूरा देख ले तो अपनी बीमारियां खुद ठीक करने की काबिलियत बहुत हद तक आ जाएगी। क्योंकि हमारे जो सारे जो रोग हैं इन्हीं हमारे प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। मैं पहले भी कई बार इसके बारे में क्लास ले चुका हूं, और अगर किसी को याद ना हो तो आज उन सब चीज को मैं डिटेल्स से बताने वाला हूं कि ये प्रकृति क्या होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए या क्या उपाय करना चाहिए। सब चीज मैंने पूरे डिटेल्स में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और असल में क्या है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने रोगों को दूर करने के बारे में प्रयास करते आया है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, या जो उस टाइम के जो स्वास्थ्य के लिए काम करते थे, उन्होंने जड़ी बूटी और जीवन शैली के आधार पर एक चिकित्सा पद्धति की जो खोज की या विकसित की। जड़ी बूटी और जीवन शैली को मिलाकर एक चिकित्सा पद्धति विकसित की, जिसका नाम उन्होंने रखा आयुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में सबको पता है, आयुर्वेद का नाम जैसे ही आता है सब जान जाते हैं कि आयुर्वेद क्या चीज है। तो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटी और जीवन शैली के आधार पर इस चिकित्सा पद्धति को विकसित किया था, और ये सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है जहां तक मानव इतिहास का सवाल। तो असल में आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो आयुर्वेद दो चीजों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आयुष और दूसरा है वेद। आयुष का मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है विज्ञान। माने आयुर्वेद का अगर शाब्दिक अर्थ अगर आपको बताना हो तो जीवन का विज्ञान, या ज्यादा सरल शब्द में अगर मैं बोलूं तो जीवन जीने का विज्ञान। हमको जीवन कैसे निरोगी रूप से जीना है ये आयुर्वेद बताता है। लेकिन इसकी मूल भावना संस्कृत में है, और संस्कृत सबसे कठिनतम विषय है इस दुनिया में। सबसे कठिन भाषा संस्कृत है, और सभी भाषाओं की जननी के रूप में जाना जाता है संस्कृत। चाहे अंग्रेजी ही क्यों ना हो, संस्कृत ही माने उनके जन्मदाता है। तो जो आयुर्वेद की मूल भावना है वो संस्कृत में है, और संस्कृत में होने के कारण इस माने आयुर्वेद को समझना और पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं उसी मुश्किल को हल करने की कोशिश करूंगा, और साधारण हिंदी भाषा में उस आयुर्वेद के जो मुख्य सिद्धांत है जो संस्कृत में लिखा गया है, जिसको बहुत से जो विद्वान जो चिकित्सक हैं वो लोग अध्ययन करते हैं। इसमें आयुर्वेद पद्धति के बारे में मैं सरल भाषा में बताऊंगा कि आयुर्वेद पद्धति में से जुड़े गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, रस क्या होते हैं, प्रकृति क्या होते हैं। कहीं ना कहीं हम सब लोगों ने इन बातों को सुना होगा कि गुण क्या है, प्रकृति क्या है, दोष क्या है, या रस क्या है। कभी ना कभी हम लोग सुने ही हैं, लेकिन जानते तो हैं, लेकिन जो इनका जो असली मतलब है वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसी असली मतलब को समझाने का मेरा प्रयास रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आयुर्वेद में चिकित्सक के दौरान न केवल लक्षण पूछता है आपसे, बल्कि आपके मन स्थिति, आपके प्रकृति और आपके दोषों के आधार पर आपके रोग के लिए दवाई देता है। ये हमारे एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से थोड़ा सा अलग है। एलोपैथी डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो माने एक समान रोग के लिए सभी लोगों को एक सी दवाई दी जाती है।
जैसे उदाहरण के लिए अगर मेरे को बुखार हो गया तो भी पैरासीटामोल ही देगा एलोपैथी वाला डॉक्टर। शंकर भैया को हो गया तो उनको भी पैरासीटामोल थमा दिया जाएगा। या चंद्रकांत सर को अगर बुखार हुआ तो उनको भी पैरासीटामोल ही दे दिया जाएगा। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इससे भिन्न है। वो मेरी प्रकृति और मेरे मन स्थिति और मेरे गुण के आधार पर बुखार में मेरे को अलग दवाई दे सकते हैं, शंकर भैया को अलग दे सकते हैं, चंद्रकांत सर को अलग दवाई दे सकते हैं। तो ये बहुत ही विस्तृत चिकित्सा पद्धति है। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रकृति के आधार पर दवाई दी जाती है, तो आपको समझना पड़ेगा ये प्रकृति क्या चीज होती है। प्रकृति, जैसे हम लोगों ने कई बार वात पित्त कफ सुना होगा, तो यही प्रकृति है। वात पित्त कफ ही हमारी शरीर की प्रकृति है। और ये प्रकृति कहाँ से आई, मैं बहुत मैंने डिटेल्स से बता रहा हूँ आज। प्रकृति कहाँ से आई, ये जो वात प्रकृति बोल देते हैं या पित्त प्रकृति बोल देते हैं या कफ प्रकृति बोल देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कैसे मैंने आयुर्वेद में भी इसकी को तय करते हैं। तो इसके पीछे का सिद्धांत हमारे जो शरीर है वो किस चीज से बना है इसके बारे में बताता है। हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना है। अक्सर हम लोग सब जानते हैं कि पंच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। और न केवल हमारा शरीर बल्कि इस दुनिया में या इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बना रहता है। चाहे वो सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे कोई भी हो, कुर्सी टेबल से लेके कोई भी जीवित प्राणी या जो निर्जीव है, सबका आधार इन्हीं पंच तत्वों से होता है। इसमें जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, पांच चीजें हैं जो जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। जैसे हड्डी है वो माने पृथ्वी का प्रतीक है, जितने भी हमारे शरीर में फ्लड है या द्रव है वो पानी का प्रतीक है, जितने भी खुली जगह है वो आकाश का प्रतीक है, जितनी भी गैसें हैं वो वायु का प्रतीक है, और हमारा जो जठर अग्नि है वो अग्नि का प्रतीक है। तो ये हमारा शरीर इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं पांच तत्वों के आधार पर हमारी प्रकृति तय होती है। जितने भी हम लोग दोष मैं आगे बताऊंगा, इसमें इन्हीं में से, इन्हीं पांच तत्वों में से किन्हीं दो का अधिकता रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि अगर मैं वात दोष बोलूं तो वात दोष में वायु और आकाश की अधिकता है, यानी वायु और आकाश से मिलकर वात दोष बनता है। तो इसी तरीके से और बहुत सारे जो दोष हैं इन्हीं के कारण माने बनता है। अब इसमें अब और आगे डिटेल्स से बताऊं कि प्रकृति होता क्या है। तो प्रकृति हमारा सहज लक्षण है, हमारा स्वभाव है। आयुर्वेद में लिखा गया है देह से सहज लक्षणम। देह से सहज लक्षणम माने हमारा जो स्वतः ही जो स्वभाव है वो हमारा माने प्रकृति है। और ये प्रकृति कब तय होती है, ये प्रकृति तय होती है जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। गर्भ में ही जब हम लोग आते हैं, गर्भ से ही हमारी प्रकृति तय हो जाती है। तो जन्म के बाद क्या हम अपनी प्रकृति बदल सकते हैं, तो इसका जवाब भी नहीं है। हम अपनी प्रकृति कभी नहीं बदल सकते। जन्म के समय जो हमारी प्रकृति गर्भावस्था में बनी थी वो प्रकृति हमें जीवन भर वही प्रकृति रहेगी। तब ये सवाल उठता है कि प्रकृति मैं तय नहीं कर सकता हूँ क्योंकि गर्भ के समय ही प्रकृति मेरी तय हो गई। जन्म के बाद भी मैं अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता हूँ, तो आखिर प्रकृति जानने का मतलब ही क्या है। जब मैं बदल नहीं सकता हूँ, जब मैं तय नहीं कर सकता हूँ, तो फिर प्रकृति जानने का मतलब ही क्या है। तो प्रकृति जानने का बहुत बड़ा मतलब है, प्रकृति इसलिए जानना चाहिए कि मेरी जो प्रकृति है, जो मेरी सहज भाव है, जो मेरी सहज प्रवृत्ति है, वो विकृति मत बन जाए। अगर आपको पता होगा कि आपकी सहज प्रकृति क्या है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं कि अगर कोई व्यक्ति पित्त प्रकृति का है, अगर उसको पता है, और पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति मान लो युवा है, जैसे मैं अपनी उदाहरण लेता हूं कि जैसे मैं पित्त प्रकृति का हूं और मैं युवा हूं, तो युवा अवस्था भी पित्त प्रकृति के बढ़ने का काल होता है। और मेरी खाने पीने की आदत तली भुनी या स्पाइसी है या मसालेदार खाना मेरे को पसंद है, तो ये मसालेदार खाना भी पित्त प्रकृति को बढ़ाता है।
और मान लो शरद ऋतु चल रहा है, तो शरद ऋतु में भी, शरद ऋतु माने बहुत लोगों को पता ना हो, सितंबर अक्टूबर को शरद ऋतु बोला जाता है। तो शरद ऋतु चल रहा है और मैं तला भुना चीज खा रहा हूँ, मैं युवा हूँ और मेरी प्रकृति पित्त है। बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे हम तय करते हैं। तो ये चारों चीजें मिलकर मेरी जो स्वतः प्रकृति है उसको विकृति बना देंगे, मेरे को बीमार कर देंगे, क्योंकि मैं तला भुना खा रहा हूँ, मैं पित्त प्रकृति का हूँ, शरद ऋतु चल रही है और मैं युवा अवस्था में हूँ। तो ये चार पित्त बढ़ाने वाले चीज अगर एक साथ मिल जाए तो मेरी जो सहज प्रकृति है, जो सहज रूप से मैं जीवन जी सकता हूँ, ये विकृति बन जाएगी और मैं बीमार हो जाऊंगा। आयुर्वेद में पित्त से जुड़े हुए 40 प्रकार के रोगों का वर्णन है, जिसमें गैस एसिडिटी से भी जुड़ी समस्या है। तो ये तो रही प्रकृति। प्रकृति क्या हुआ, क्या होता है, आप अगर अभी ना समझ पाए तो ये वीडियो जब अपलोड होगा, शंकर भी अपलोड करेंगे, तो इसको बार बार आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज पता चल जाएंगी। तो ये हुआ प्रकृति। अब इसका वर्गीकरण भी किया गया है कि कितने भागों में बांटा गया है। आयुर्वेद के अनुसार बता रहा हूँ, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारी मानस प्रकृति, जिसको सतोगुण रजोगुण तमोगुण कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, और दूसरी शारीर प्रकृति। शारीर प्रकृति को 7 भागों में इन्हीं 3 दोषों के आधार पर बांटा गया है। 3 दोष कौन से? वात पित्त कफ। तो 7 प्रकार कैसे हुआ? एक तो वात दोष पहला, दूसरा पित्त दोष, तीसरा कफ दोष। ये 3 एकल दोष है। किसी में द्विज दोष भी रह सकता है, 2 प्रकार के दोष भी किसी के शरीर में रह सकता है। तो मान के चलिए वात पित्त, वात कफ और कफ पित्त, ये 3 प्रकार के ये हुए। और एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी किसी में तीनों दोषों का डोमिनेशन रहता है, वात पित्त कफ, तो उसको त्रिदोष दोष वाला व्यक्ति बोला जाता है। तो इस तरह से 7 भागों में विभाजित किया गया है मानस प्रकृति को, 3 भागों में। तो आज मैं मानस प्रकृति वाली बात नहीं करूंगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आज मैं शारीरिक प्रकृति के बारे में बात करूंगा कि कौन से 7 प्रकृति होते हैं और इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। आप कई विधियां हैं जिससे आप अपने घर बैठे ही अपने प्रकृति के बारे में समझ सकते हैं। जो फिजिकल क्लब में आते हैं उनको मैंने पहले ही बता रखा है कि नाड़ी देखने वाला, नाड़ी से हम लोग मैंने देख सकते हैं, और नाड़ी देखने का तरीका भी मैंने क्लास में बताया है। तो नाड़ी देख के हम लोग पहचान सकते हैं। अगर नाड़ी देखना ना आता हो या आपको अनुभव ना होता हो तो मैं लक्षणों को विस्तार से बताता हूं। अगर ये लक्षण आप में है तो आप अपने दोष या अपनी प्रकृति खुद तय कर सकते हैं। तो सबसे पहले वात प्रकृति की बात करूंगा, क्योंकि वात प्रकृति को बहुत ही अधिकता से मैंने रोग कारक बताया गया है। वात के कारण आयुर्वेद में 80 प्रकार के रोगों का वर्णन किया गया है, और वात प्रकृति ही बहुत ही मुख्य है, हमारे दूसरे प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। तो आप अपने आप में तय कीजिए, और मैं ये जो लक्षण बता रहा हूँ उसको अगर आप में लागू होता है तो आप अपने आप को, अपनी प्रकृति तय कर सकते हैं। तो वात प्रकृति के क्या गुण होते हैं, वात प्रकृति वाले लोग कैसे रहते हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, उनके खान पीने का तरीका कैसे रहता है, उनकी जीवन शैली कैसे रहती है, मैं विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहले तो वात प्रकृति का जो गुण है वो लघु गुण है। इसको याद रखिए, लघुता, छोटापन। तो मान के चलिए कि जिनकी प्रकृति वात प्रकृति के है उनके जो शरीर है वो पतला रहेगा, माने दुबले पतले रहेंगे। लाख कोशिश कर ले वजन बढ़ाने की, कुछ प्रयास करें, बहुत सारा खाना खा लें या वजन बढ़ाने का जितना भी प्रयास कर लें, वजन उनका बढ़ेगा नहीं। चाहे हर्बल लाइफ वाले लोग भी बोले कि वजन बढ़ा देंगे तब भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उनकी प्रकृति वात प्रकृति की है। तो पहला गुण जो है लघुता का गुण है, उन्हें इनके में दुबला पतला रहेगा शरीर, अंडरवेट रहेंगे। वजन बढ़ाने का लाख प्रयास करने के बाद भी अगर वजन नहीं बढ़ रहा है किसी का, तो वो अपने आप को वात प्रकृति वाला मान सकता है। तो ये पहला गुण है। दूसरा गुण है रुक्षता का, रूखापन। अब ये रूखापन, सब चीज में रूखापन आएगा, आपकी स्किन रूखे रहेंगे,
आपके बाल रुखे रहेंगे, आपके हड्डियों में रुक्षता रहेगी, हड्डियों में जैसे चलने के दौरान जो कट कट की जो आवाज आती है, वो भी वात दोष के कारण ही रहता है, रुक्षता के कारण, रूखापन के कारण। यहाँ तक कि वात प्रकृति वाले लोगों का बोलना भी रूखा रहता है, माने रूखे टाइप का, माने जो कर्कश टाइप का जो बात करते हैं, उनका नेचुरल गुण रहता है। अगर वात प्रकृति का आदमी है तो बातों में भी रूखापन रहेगा, स्किन रूखा, बाल रूखा, बात रूखा, हड्डी रूखा, सब में रुक्षता रहेगी। बाल झड़ने की प्रक्रिया माने ज्यादा होगी, बालों में रूखापन ज्यादा रहेगा। अगर आप में ये लक्षण है तो मान के चलिए कि आप वात प्रकृति के हैं। ये तो हुआ दूसरा लक्षण, पहले लघुता, दूसरा रुक्षता। तीसरा इसमें शीत गुण होता है, ठंड सहन नहीं होती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ठंड सह जाते हैं और कई लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो इसको कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ये हमारे प्रकृति के आधार पर होता है। इसको कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग माने ज्यादा खाना खाने के बाद भी पचा लेते हैं और कई लोग थोड़ा खाना खाने के बाद भी नहीं पचाते हैं। तो ये कई लोग अपने इम्यून सिस्टम को या पाचन तंत्र को दोष देते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, वो हमारी प्रकृति है। तो इसी तरह से शीत गुण इस माने वात प्रकृति वाले लोगों में पाया जाता है। तो शीत गुण में मान के चलिए कि ठंड सहन नहीं होगी, माने जरा सा ठंड आने से मतलब उनको बहुत तकलीफ होगी। जैसे अभी ठंड का ऋतु अभी गुजरा है, अभी थोड़ी सी ठंडकता कम हुई है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ वात प्रकृति के लोगों को होगी। जैसे गर्मी दिन में एसी चल रहा है तो एसी में उनको ज्यादा कंबल की आवश्यकता अगर पड़ रही है, ठंड ज्यादा सहन नहीं हो रहा है, तो मान के चलिए कि आ, ये वात प्रकृति के लक्षण हैं। ये तो हुआ तीसरा गुण, पहले रुक्षता, पहले लघुता, फिर रुक्षता, फिर ये शीत गुण। चौथा जठर अग्नि से संबंधित है कि हमारा जठर अग्नि या हमारा पाचन कैसे रहेगा। तो वात प्रकृति के लोगों में जठर अग्नि में विषमता पाई जाएगी। कभी खाना एकदम अच्छा से पच जाएगा और कभी बिना कारण के खाना पचेगा ही नहीं, माने विषमता रहेगी, कभी अच्छा पचेगा, कभी अच्छा नहीं पचेगा। माने जठर अग्नि कभी तेज रहेगी, कभी मंद रहेगी, बिना कारण के। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको लगता है कि कल आपने खाना खाया था और अच्छा पच गया और आज कम खाने के बाद भी नहीं पचा है, तो अपने आप को या अपने खाने को दोष देने के बजाय आप अपनी प्रकृति के बारे में सोच सकते हैं कि मेरी प्रकृति वात है, तो कभी ना कभी ये विषम होता ही रहता है, माने कभी अच्छा पचेगा, कभी नहीं पचेगा। वात प्रकृति में जो अगला गुण है, जो पांचवा जो लक्षण है, वो क्रूर कोष्ठ का। क्रूर कोष्ठ मतलब हिंदी में अगर बोलूं तो पेट साफ करने का माने जो क्रिया है, तो क्रूर कोष्ठ रहेगा। क्रूर कोष्ठ माने पेट आपका अच्छे से साफ नहीं होगा। आप लाग दवाई कर लें या बहुत सारी विधि पालन कर लें, उसके बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसी या गैस या ब्लोटिंग जैसी समस्या बनी हुई है, जिसके बारे में अक्सर चर्चा करता हूं। बहुत कोशिशों के बाद अगर आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसको वात प्रकृति की लक्षण के रूप में देख सकते हैं। बहुत लोग हमारे क्लब में भी आते हैं, तो उनको भी कई बार प्रॉब्लम होती है कि सब नियम का पालन कर रहे हैं, पानी अच्छे से पी रहे हैं, फाइबर अच्छे से खा रहे हैं, उसके बावजूद भी कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। तो ये वात प्रकृति के लोगों में हो सकता है कि इस प्रक्रिया के बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन बनी रहे। तो ये पांचवा लक्षण हो गया। अगले लक्षण में अगर मैं बात करूं मानसिक स्थिति की, मानसिक स्थिति क्या रहेगी, तो मानसिक स्थिति को जानने से पहले मैं ये वात प्रकृति बनता कैसे है ये मैं बताता हूँ। वात प्रकृति जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये वायु और आकाश से मिलकर बना हुआ है, और वायु और आकाश दोनों की प्रकृति चंचलता की रहती है, गतिमान रहती है। तो इसको आप साधारण शब्दों में अगर मैंने बोलना चाहें कि जो भी तत्व हमारे शरीर में गति या उत्साह प्रदान करते हैं, वो वात प्रकृति कहलाता है। शरीर में होने वाली जितनी भी गतिशील चीजें हैं, जैसे हमारा खून का बहना, ये गतिशीलता है, ये वात से कंट्रोल होता है या वात
दोष इसको कंट्रोल करता है, या हमारा पसीना आना, या हमारा मल मूत्र त्याग करना, ये सब वात प्रकृति कंट्रोल करता है। तो इसमें चंचलता का गुण रहता है। तो चंचलता के गुण के कारण मानसिक स्थिति में भी चंचलता रहती है। जो छठवां गुण है, इसमें अस्थिरता रहेगी। कई लोग अनस्टेबल रहते हैं, माने जल्दी जल्दी माने सोचते हैं, माने ओवर थिंकिंग करते हैं, या सोच के भूल जाते हैं, या निर्णय कई चीज का ले नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज वात प्रकृति का लक्षण हो सकता है। इनका बोलना भी जल्दी जल्दी, और समझ ना आने वाला किसी की अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचें तो ये भी वात प्रकृति के कारण हो सकता है। नींद में समस्या भी वात प्रकृति के लोगों का लक्षण है। अगर सब चीज अच्छा करने के बाद भी आपको नींद नहीं आ रही है तो ये वात प्रकृति के लक्षण वालों में हो सकता है। या नींद आने के बाद अगर जरा से आवाज में आपकी नींद खुल जाती है तो भी आप वात प्रकृति के व्यक्ति हो सकते हैं। निर्णय लेने में माने देरी करते हैं, या अनिर्णय की स्थिति रहती है। कोई भी चीज, कोई छोटी भी चीज को आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो भी ये आपके वात प्रकृति के कारण हो सकती है। तो वैसे तो और बहुत सारे लक्षण हैं, तो इन 6 लक्षणों को आप अपने पर लागू करके देखिए। अगर ये 6 लक्षण होता है तो आप वात प्रकृति के व्यक्ति हैं। और आगे मैं अगर और टाइम मिलेगा तो मैं 10 ऐसे सवाल आपसे पूछूंगा जिसका जवाब जिस हिसाब से देंगे तो आपके प्रकृति को तय कर देंगे। अगर इस वर्चुअल क्लब में टाइम मिला तो 10 सवाल मैं आखिरी में पूछूंगा, और अगर इस वर्चुअल क्लब में टाइम नहीं मिला तो फिजिकल क्लब में आज मैं 10 सवाल पूछ के आपकी प्रकृति बहुत ही आसानी से आपको ज्ञात हो, ऐसा सवाल मैंने तैयार करके रखा है। तो ये जो लक्षण है ये वात प्रकृति वालों के लक्षण हैं। अब वात का स्थान कहाँ रहता है, बहुत लोगों को माने उत्सुकता रहती कि वात रहता कहाँ है। तो वात हमारे पेट में रहता है, हमारे कोलोन में रहता है, या फिर हमारे जो नाभि के नीचे जितने भी स्थान हैं, हमारे टांगे हैं, हमारे घुटने हैं, या हमारे छोटी आंत हैं, बड़ी आंत हैं, इन सब में वात का स्थान रहता है। इन सब में वात रहता है, वात कंट्रोल करता है। तो ये तो हुआ वात के बारे में लक्षण, और वात कहाँ रहता है ये सब चीज मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है कि आप वात प्रकृति के हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, अगर आपको पता चल गया तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसको भी मैं विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहले उपाय, अगर आप वात प्रकृति के हैं, आपके हड्डियों में दर्द है, या आपको नींद नहीं आती है, या आपको भूख कम या ज्यादा लगती है, आपका पाचन कभी पचता है नहीं पचता है, अगर आपने तय कर लिया है तो उपाय क्या करें। तो सबसे पहले आयुर्वेद में लिखा गया है स्नेहन के बारे में। स्नेहन माने मालिश, या फिर स्नेहन माने जो चिकना करने की प्रक्रिया है, या ये चिकना करने की प्रक्रिया को स्नेहन बोला जाता है। संस्कृत का शब्द है स्नेहन, इसको हिंदी में बोला जाए तो चिकनापन। अब ये चिकनापन कहाँ लाएं? चिकनापन आप अंदर भी ला सकते हैं, लाना है आपको, और बाहर भी। इसको अपन लोग अभ्यंतर स्नेहन बोलते हैं। अभ्यंतर माने अंदर वाला, और बाह्य स्नेहन यानी बाहर वाला। तो अंदर स्नेहन या अंदर चिकनापन कैसे लाएं? तो आप अंदर चिकनापन लाने के लिए तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर तिल के तेल और देसी गाय के घी के बारे में स्नेहन के बारे में बोला गया है। और तिल का तेल श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें इसकी जो गुण है वो गर्म प्रकृति का है। तिल का प्रकृति गर्म है और चिकना है। तो याद कीजिए, मैंने वात प्रकृति के लक्षण में रूखा और शीत दोनों बताया है। शीत गुण को काउंटर करने के लिए माने तिल का गर्म गुण, और रूखा गुण के लिए चिकनापन। तो आप तिल के तेल को माने अभ्यंग भी कर सकते हैं, और बाह्य स्नेहन के लिए आप मालिश कर सकते हैं, जिससे आपके वात प्रकृति में माने राहत मिलेगी। इसमें कई प्रकार के आयुर्वेदिक तेलों का भी वर्णन है, जैसे नारायण
तेल, महानारायण तेल या क्षीर वाला तेल नाम से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं, इससे भी आप स्नेहन कर सकते हैं। खासकर बाह्य स्नेहन की बात कर रहा हूँ। अभ्यंग स्नेहन में तिल का तेल और घी ही काम आएगा। माने कोई अभ्यंग स्नेहन में कोई नारायण या महानारायण तेल नहीं लेना है। तो ये पहला उपाय है कि स्नेहन करना है, चिकना करना है अपने शरीर को अंदर और बाहर से। दूसरा स्वेदन। स्वेदन का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा। स्वेदन माने सेंकना होता है हिंदी में। तो हम सिकाई करके भी अपने वात प्रकृति के जो तकलीफ है उसको कम कर सकते हैं। आप किसी भी तेल से सिकाई कर सकते हैं, माने तिल का तेल है या सरसों का तेल है, इसे सिकाई करिए, स्वेदन करिए। तीसरा है मर्दन। अब मर्दन भी नया शब्द है, ये भी संस्कृत का है। मर्दन माने हाथ पैर को दबाने को मर्दन बोला जाता है। तो आप हाथ पैरों को दबा के भी वात प्रकृति के उसके जो तकलीफ है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये तो हुआ उपाय, और बहुत सारे उपाय हैं और टाइम कम है तो ये उपाय कर सकते हैं। अब मेन सवाल आता है खान पान। खान पान में कैसा खान पान होना चाहिए? तो अगर आपने ध्यान से अगर लक्षणों को सुना होगा, रूखापन, लघुपन, शीत गुण, तो इन लक्षणों में ही आपका खान पान तय हो जाता है। तो इसमें षड्रस के बारे में बात किया जाता है। आयुर्वेद में 6 प्रकार के स्वाद के बारे में बताया गया है। तो इसमें मान के चलिए कि 3 स्वाद आपको जरूर आपके खाने में मने लेना है। अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आपको 3 स्वाद लेना है, मीठा, खट्टा और खारा। इसको मधुर, अम्ल, लवण के बारे में बोला गया है। आयुर्वेद में मधुर, अम्ल, लवण माने आप मीठा, खट्टा और खारा आप अपने खाने में इन चीजों की अधिकता रखिए कि आपके खाने में इन 3 स्वादों का माने मिश्रण ज्यादा हो। ताजा खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, क्योंकि वात प्रकृति में शीत गुण भी रहता है। तो आपको गर्म खाना माने खाना है, ताजा खाना माने खाना चाहिए, और जिसमें स्निग्धता हो, जिसमें चिकनापन हो, तेल हो, घी हो, ये आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप वात प्रकृति के के व्यक्ति हैं। तो इसमें जो इसका जो मौसम है, इसके जो प्रभाव का जो मौसम है जिसमें वात प्रकृति बढ़ता है वो वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु में ही आयुर्वेद में एक पंच चिकित्सा क्रिया में एक बस्ती क्रिया की जाती है जो वात दोष के व्यक्ति के लिए किया जाता है, एक चिकित्सा प्रणाली है। तो ये जो आयुर्वेद में जो बस्ती चिकित्सा है वो भी वर्षा ऋतु में किया जाता है। बाकी ऋतुओं में आप खान पान से कंट्रोल करके वात दोष के तकलीफ से बच सकते हैं। तो वर्षा ऋतु के मौसम में बहुत ही खास सावधानी रखनी पड़ेगी वात दोष के जो व्यक्ति हैं उनको। तो वात दोष में तो बहुत सारी और बातें हैं। तो वात दोष में आप इतना ही याद रखिए। अब अगला जो दोष है पित्त दोष। पित्त दोष को कैसे पहचाने कि हमारी प्रकृति पित्त वाली है, कैसे पहचाने? तो पित्त असल में बनता है 2 तत्व से। मैंने पहले ही बताया कि 5 तत्वों में से हर दोष में कोई 2 माने तत्व शामिल रहेंगे। जैसे वात दोष को मैंने बताया कि वायु और आकाश से मिलकर बना है। तो पित्त दोष है वो अग्नि और जल से बना हुआ है, 2 तत्व, अग्नि और जल से। तो इसका मतलब अगर साधारण परिभाषा में बोलूं कि जो तत्व हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करे उसको पित्त दोष कहा जाता है। असल में तप से पित्त बना है जो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करे। तो इसका क्या काम है, इसके लक्षण के बारे में भी बताऊंगा। कि अगर और डिटेल्स में मैं बताना चाहूं तो ये हमारे जितने भी हार्मोन या एंजाइम हैं, अगर विज्ञान की भाषा में कहूं तो हमारे जो हार्मोन और एंजाइम है उसको कंट्रोल करने का काम हमारा पित्त दोष करता है। या आम भाषा में अगर मैं बताऊं तो जो भी हम लोग खाते पीते हैं या सांस के माध्यम से जो हवा लेते हैं उनको खून, हड्डी, मांस, मज्जा, मल मूत्र में जो परिवर्तित करने का काम है वो पित्त का काम है। और अब बात आती है पित्त रहता कहाँ है? तो पित्त हमारे छोटी आंत में ज्यादा रहता है क्योंकि पाचन से संबंधित है। और हमारे नाभि के जो स्थल है या छाती के आसपास हैं, या फिर हमारे खून में या हमारे पसीना में या हमारे मल मूत्र में
पित्त का स्थान है। तो लक्षण क्या होते हैं, माने लक्षण जानना भी जरूरी है। आप अपने आप को रिलेट करके देखिए कि क्या ये लक्षण आपके में है, और अगर ये लक्षण है तो आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले शरीर के बारे में बात करते हैं कि इनका शरीर रहता कैसे। तो इनका मध्यम आकार का शरीर रहता है, ना दुबला रहते हैं ना मोटे रहते हैं, मध्यम आकार के रहते हैं। लेकिन खान पान में या व्यायाम करके अपने शरीर को ये लोग हिष्ट पुष्ट या बलिष्ठ बना सकते हैं, ये गुण रहता है। कभी माने खाना खाने से इनका वजन बढ़ भी सकता है, और खाना कम खाने से वजन कम हो सकता है। जैसे मैंने वात प्रकृति में बताया था, लाख कोशिश के बाद भी वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन पित्त प्रकृति वाले लोगों में आप अगर ज्यादा खाना खा रहे हैं कुछ दिन और आपका वजन बढ़ जाएगा, और अगर आप डाइट में आ गए तो आपका वजन कम हो जाएगा। तो ये पहला लक्षण है कि शारीरिक जो इनके जो आकार है वो मध्यम आकार का रहेगा, ना दुबले ना मोटे। दूसरा, इनके त्वचा के बारे में बोला गया है गौर वर्ण। जितने भी गोरे लोग हैं, अगर